गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्या भारती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज अपन आपके लिए लेकर आए हैं जो जीरे की फसल के कुछ बिंदु शेष रह गए थे उसके बारे में आप अध्ययन करेंगे। तो देखना बेटा, यहाँ जो जीरा है उसके बारे में आपने क्लासिफिकेशन देखा है, इसका इम्पोर्टेंस देखा है, क्लाइमेट देखा है, मृदा देखा। मृदा के बाद में आप लोग इम्पोर्टेड वैरायटी देखा। देखिए, इसके बाद में आपने देखा बीज दर देखा। बीज दर के बाद में आप सीड ट्रीटमेंट देखा, बीजोपचार देखा। ये इतने बिंदु आपने देखा है, इतने बिंदु आपने देखे हैं। इनमें से कोई भी बिंदु बोर्ड उठा लेता है और आपसे पूछ लेता है, तो आप लोग इन बिंदुओं को सिस्टमेटिक तरीके से याद कीजिए बेटा, ताकि आप लोग अच्छे नंबर ला सके। देखिए बेटा, अच्छे नंबर तभी आएंगे जब आप लोग इस क्लासिफिकेशन को सिस्टमेटिक तरीके से लिखेंगे। जहां इंपॉर्टेंस पूछा जा रहा है वहां इंपॉर्टेंस लिखना है आपको। जिस प्रकार से यहाँ मैं पर्सन लिख रहा हूँ, देखना है इसका, जहाँ तक मैंने पढ़ा है वहाँ तक मैं एक पर्सन लिख रहा हूँ, उसको ध्यान से देखना आप लोग। जीरे की खेती का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार, निम्न बिंदुओं के आधार पर, जीरे की खेती का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। यह आपका बड़ा प्रश्न बन गया है। या आपसे पूछ सकता है जीरे की 4 किस्म लिखिए, या बीजोपचार पूछ सकता है, या इसका इम्पोर्टेंस में कुछ, जैसे अभी कल बताया था, जो क्विनोल एल्डिहाइड है उसकी वजह से ये भोजन को स्वादिष्ट करता है, इसमें एल्डिहाइड पाया जाता है। तो ये ध्यान रखना। इसके कुछ बिंदु लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। देखिए, बोर्ड इसी प्रकार से देगा कि जीरे की खेती का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। ये 4 नंबर का प्रश्न होता है, ठीक है ना। 1 + 1 + 1 + 1 इसके नंबर लाने के बहुत ही अच्छा तरीका है। बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं कि शुरू से लेकर अंत तक बताया जाता है आपको, यहाँ अध्यापक बता रहा है, लेकिन वो विद्यार्थी क्या करता है, अपने हिसाब से चलता रहता है कि मुझे इस हिसाब से याद करना है। तो उस हिसाब से याद तो हो जाएगा, लेकिन नंबर नहीं आएगा बेटा आपके। इसलिए आप लोग ध्यान रखना। जैसे यहाँ पर पहला बिंदु है वानस्पतिक नाम, दूसरा है इसका जलवायु, और तीसरा पॉइंट यहाँ लिख दिया इसका कुल, जिसको फैमिली कहते हैं। और चौथा पॉइंट मैंने यहाँ पर इसका बीज दर लिख दिया है, यहाँ बीज दर। ये देखिए 4 पॉइंट है। अब आप लोग उत्तर इस प्रकार से लगाएंगे, देखना। उत्तर इस प्रकार, नंबर 1 तो आप लोग इसका वनस्पति नाम बताएंगे, क्यूमिनम साइमिनम, ठीक है ना। क्या लिखेंगे? क्यूमिनम साइमिनम। अब 2 लाइन छोड़कर फिर आप लोग इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में जलवायु बताइए, इसकी सफल खेती के लिए कौन सी जलवायु की आवश्यकता होती है वो लिखिए। उसके बाद में फिर 2 लाइन छोड़कर आप लोग तीसरा पॉइंट का उत्तर दीजिए, ठीक है ना। कुल है, इसको अम्बेली फेरे के नाम से जानते हैं आप लोग, वो लिख दीजिए। इसका 2 लाइन छोड़कर फिर कुल मिलाकर ये 1-1.5 पन्ने में हो जाता है। ये 2-2, 3-3 लाइन छोड़कर अपन यदि उत्तर देते हैं तो सीड रेट इसकी आप लोग लिख दीजिए। उसके बाद में आप लोग देखना, यदि ये सही है तो आपको नंबर 1 देगा, ये सही है तो नंबर आपको 1 देगा, ये यदि गलत है तो आपकी 0 नंबर देगा। ये देखना, ये सही है तो आपको 1 नंबर मिलेगा। तो कुल मिलाकर कितना हो गया? 3 अंक। अगर ये सही है तो 4 अंक मिलेगा। इस प्रकार से आप लोग काउंटिंग करके अपने खाते में नंबर जोड़ सकते हैं। तो ये ध्यान रखना बेटा, ठीक है।
ये देखिए आप लोग, तो इस प्रकार से यहाँ प्रश्न बनता है, सिस्टमेटिक तरीके से प्रश्न बनेगा, नंबर बहुत अच्छे ला सकते हैं। लेकिन विद्यार्थी क्या करता है, जब बोर्ड की एग्जाम आता है वो भूल जाता है और गलत कर देता है, मीन्स वो घास काटने लग जाता है, उसको इतना सा प्रश्न बना देता है, 4 पॉइंटों को इतना सा 4 लाइन में लिख दिया और ये प्रश्न सही कर दिया, ऐसा नंबर नहीं आएगा। इस प्रकार से आप लोग सिस्टमेटिक तरीके देखेंगे, पूरा पन्ना भरेंगे तब आपको नंबर मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपने 2 लाइन के अंदर उत्तर दे दिया, ठीक है ना। जैसे इसका जलवायु का यहाँ दे दिया और इसके फिर यहाँ पर ये जगह खाली पड़ी हुई है तो फिर यहाँ लगाकर दूसरा दे दिया, तो ऐसे नहीं होता है, नंबर करते हैं इससे, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखिए बेटा। इसके बाद में हम अपन अपने आगे की बिंदु लेते हैं, तो इसको ध्यान से देखेंगे बेटा आप लोग। ये देखिए आगे के बिंदु है अपने टाइम ऑफ सोविंग बुआई का समय, ये हमारा बिंदु है अगला। तो इसको देखना आप लोग, जीरे की खेती को आप 15 नवंबर से टू 30 नवंबर तक इसकी बुआई कर देंगे, ठीक है बेटा। इसका उचित समय है, यदि ये 15 दिन का समय होता है, इसके अंदर जिसका टेम्परेचर आपको बताया गया है वो 15 नवंबर से 30 नवंबर के मध्य रहता है। यदि आप लोग ये समय रोक देते हैं तो उसका प्रोडक्शन कम होता है बेटा। तो ये ध्यान रखना, ये आपका टाइम ऑफ सोविंग जो क्यूमीन है, जिसको आप लोग जीरे के नाम से जानते हैं, उसकी सोविंग आप लोग 15 नवंबर तो 30 नवंबर के बीच में करते हैं, ठीक है ना बेटा। इसके बाद में देखना यहां पर पौध अंतरण देखना, प्लांट स्पेसिंग देखना आप लोग कि पौधे से पौधे की दूरी और पंक्ति से पंक्ति की दूरी कितनी रखी जाती है। ये बड़ी बड़ी कंपटीशनों में पूछ लिया जाता है और आप उसको गलत कर देते हैं क्योंकि ध्यान नहीं रखते हैं बोर्ड पर। जब आपके अध्यापक पढ़ा रहे हैं तो आप बोर्ड से आप लोग ध्यान को हटा लेते हैं और अपना प्रश्न गलत कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कार्य बताया जा रहा है बिल्कुल आपकी नींद को मजबूत करने के लिए यहाँ हर छोटी छोटी बातें बताई जाती है बेटा। इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसके बाद में आप लोग मनन करें। और ये करने का आप लोग एक रफ कॉपी लाइए और रफ कॉपी के अंदर एक एक शब्द को आप लोग याद कीजिए, ठीक है ना बेटा। इसके बाद में हमारा अगला जो पॉइंट है वो है पौध अंतरण। दिए देखिए पौध अंतरण, पौध अंतरण देखिए आप लोग, ठीक है। पौध अंतरण यहां पर L गुना L और P गुना P, पौधे से पौधे की दूरी और पंक्ति से पंक्ति की दूरी, आप इसको अंग्रेजी में लाइन टू लाइन कह सकते हैं बेटा। तो यहां पर देखना आप लोग 25 से 30 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। किसकी? लाइन से लाइन की दूरी, या आप लोग पंक्ति से पंक्ति की दूरी भी कह सकते हैं। यहां पर देखिए आप लोग पौधे से पौधे की दूरी, यहां फैक्ट होता है 5 सेंटीमीटर की दूरी पर आप लोग पौधे से पौधे की दूरी बनाइए। अगला पौधा है वो 5 सेंटीमीटर भी आना चाहिए। तो यहां पर आपके बुक में ले रखा है यहां 5 से 10 सेंटीमीटर रख रखा है, लेकिन यहां पर फैक्ट मानिए आप 5 सेमी मानिए बेटा। कितना? 5 सेमी की दूरी पर आप पौधे की दूरी बनाएं, ठीक है ना। इसके बाद में देखना आप लोग फर्टिलाइजर्स, मैन्यूअर एंड फर्टिलाइजर्स, जिसको आप लोग खाद एवं उर्वरक कहते हैं। तो देखिए खाद एवं उर्वरक, देखिए जो मैन्यूअर है जिसको आप लोग देसी खाद के नाम से जानते हैं, उर्वरक है ये रासायनिक पदार्थ होते हैं। उर्वरक क्या है? रासायनिक पदार्थ है बेटा। तो यहां पर देखना नाइट्रोजन की कितनी मात्रा देनी है। तो यहां पर देखना बेटा नाइट्रोजन कितना देना है भूमि के अंदर, तो फसल के अंदर कितना देना है? 30 किलोग्राम
30 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से देवे। ये ध्यान रखिए आप लोग। उर्वरक की मात्रा का अगर आप निर्धारण कर रहे हैं तो यहां पर 30 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से भूमि में यूरिया देवे। और फास्फोरस कितना देना है बेटा? फास्फोरस क्या काम करता है जीरे के अंदर? बीज को चमकीला बनाता है, बीज के भ्रूणपोष को भरता है और वाष्पशील तेल की मात्रा, जो वाष्पशील तेल होता है उसकी मात्रा को बढ़ाता है। ठीक है ना? तो यहां पर देखना 20 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से आप लोग फास्फोरस की मात्रा देवे। इसके बाद में देखना यहां पर मैं नोट लगाकर लिख रहा हूं, यहां नीचे देख लीजिए आप लोग, नोट यहां पर देखिए, ध्यान देना कि जीरे में एक अच्छी फसल, जीरे की अच्छी फसल के लिए जीरे की अच्छी फसल के लिए कितना? 50 ppm, सॉरी NaA 50 ppm नैप्थलीन एसिटिक एसिड, NaA क्या है? NaA। इसको N को AA को किस नाम से जानेंगे? यहां पर देखना, N को नैप्थलीन एसिटिक एसिड, नैप्थलीन एसिटिक एसिड। ठीक है? तो आप लोग इसका घोल, किसका? NaA का घोल कितना? 50 ppm। ठीक है? 50 ppm का घोल बुआई के 40 से 60 दिन या 40 से 60 दिनों बाद छिड़काव करें। ठीक है बेटा? क्या करें? छिड़काव करें। ये लिख लीजिए आप लोग, दिनों बाद छिड़काव करें, छिड़काव करें। इससे ऐसा कार्य यदि करता है तो बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है। ठीक है ना? क्योंकि इसकी ग्रोथ बढ़ाता है और पुष्प की मात्रा भी अच्छी लाता है और उत्पादन भी अच्छा होता है। ठीक है ना? इसके बाद में देखना बेटा, इरिगेशन देखना, सिंचाई देखिए, सिंचाई, इरिगेशन, सिंचाई। यहां पर सिंचाई देखेंगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये वह अवस्था होती है जो किसान इस अवस्था में यदि फसल में पानी नहीं देता है तो उसका उत्पादन चौपट हो जाता है। जितना क्लाइमेट बिंदु नुकसान करती है उससे कहीं जो स्टेज है बेटा, कौन सी? ये इरिगेशन वाली क्या करती है? नुकसान करती है, उसका जो प्रोडक्शन है उसको चौपट कर देती है। ठीक है ना? तो इसके बाद में देखना आप लोग, पहली सिंचाई कब करना है? ये देखिए, पहली सिंचाई बुआई के तुरंत बाद, बुआई के तुरंत बाद हल्की सिंचाई करना है। हल्की सिंचाई करें। ये देखिए बेटा, यदि किसान इसको तेज बहाव के साथ में पानी दे देता है तो बीज क्यारी के अंतिम छोर तक पहुंच जाता है, क्योंकि हल्का होता है और पानी के साथ में वो क्या करता है? पीछे तक चला जाता है और बीज के अंदर वो क्या हो जाता है? बीज नहीं रहता है, जिससे भी किसान को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो ये ध्यान रखना, सिंचाई कैसी करनी है? हल्की सिंचाई करनी है। दूसरी सिंचाई कब करनी है आपको देखना, दूसरी सिंचाई बुआई के 1 सप्ताह, बुआई
कि एक सप्ताह पूरा होने पर जब बीज फूलने लगे। देखिए बेटा, ये एक जीरे के बीज में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। देखना, ये बीज 10 से 14 दिन में अपना जर्मिनेट करता है। कितने दिन में? 10 से 14 दिन में। तो देखना, यहां पर दूसरी सिंचाई का निर्धारण कब करेंगे? बुआई का एक सप्ताह पूरा हो जाए, तब बीज क्या होता है? फूलने लग जाता है। उस समय दूसरी सिंचाई देवें। और इसके बाद में आप लोग अन्य जो सिंचाई है, क्योंकि जीरे की फसल में 5 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है कुल मिलाकर, और आप लोग कम समय में अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि ये लगभग कितने दिन में आप लोगों को पता होना चाहिए, ये 90 से 135 दिन में पककर तैयार हो जाता है। बहुत ही कम समय में जो जीरा है वो बहुत ही कम समय में पककर तैयार हो जाता है और किसान को आमदनी प्राप्त हो जाती है, और आमदनी की बहुत अच्छी आमदनी प्राप्त हो जाती है। तो ये ध्यान रखिए बेटा। इसकी जो दूसरी सिंचाई है, बुआई के एक सप्ताह पूरा होने पर जब बीज फूलने लगे तब सिंचाई कर देवें। और उसके बाद में 15 से 25 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। ये देखिए बेटा, सिंचाई करें, अंतराल पर 5 सिंचाई करें। ये लिख दिया यहां पर, 5 सिंचाई करें। ये देखिए, आपने पहली और दूसरी सिंचाई के बारे में अच्छी प्रकार से ध्यान दे दिया। यदि आप लोग ये सही समय पर आपने सिंचाई कर दिया तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन होता है। और उसके बाद में तो आप लोग, क्योंकि ये रबी ऋतु की फसल है, तो यहां पर आप 15 से 25 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। अगर आप लोग ज्यादा पानी देते हैं तो भूमि में नमी होने पर क्या होता है बेटा? बहुत सारे ऐसे रोग लग जाते हैं जिससे जीरे की फसल का प्रोडक्शन कम कर देता है। ठीक है ना? तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिए बेटा। ये आपकी सिंचाई है, ये टॉपिक क्लियर होता है। यहां पर कोई दिक्कत है तो आप लोग बताना बेटा जरूर। ठीक है? इसके बाद में देखना, यहां पर मैं नोट लगाकर लिख रहा हूं, इसके बारे में ध्यान देवे आप लोग। नोट, पकी हुई फसल में सिंचाई पकी हुई फसल में सिंचाई नहीं करें। ये लो बेटा, ये आपका ये इरिगेशन वाला टॉपिक पूरा है। इसको देख लेना आप लोग। यदि पकी हुई फसल में पानी देते हैं तो इस समय बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो बीज को खा जाते हैं और किसान को हानि पहुंचा देते हैं। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखना, फसल पकी हुई में पानी नहीं देवें। इसके बाद में अगला टॉपिक है अंतराकृषि। अंतराकृषि देखना बेटा, अंतराकृषि यहां पर देखेंगे। अंतराकृषि देखिए आप लोग, अंतराकृषि ये देखिए बेटा, यहां पर अंतराकृषि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट
बिंदु है। यदि किसान समय रहते हुए फसल में निराई गुड़ाई नहीं करता है तो फसल के अंदर ऐसे अवांछित पौधे उगाते हैं जो हमारी मुख्य फसल है उसे पोषक तत्व छीन लेते हैं और हमारी जो मेजर फसल है उसको दबा देते हैं, अर्थात उसका प्रोडक्शन कम कर देते हैं। क्योंकि ये जो वीड्स होते हैं, ये खरपतवार ऐसे होते हैं, खरपतवारों में ऐसे अंग होते हैं या इनकी ऐसी आदत होती है जो हमारी मुख्य फसल से न्यूट्रिएंट्स को छीन लेते हैं और फसल को कमजोर कर देते हैं। क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया है कि ये 25% तक वीड्स 25% तक फसल की पैदावार को कम कर देते हैं। तो देखना बहुत सारे ऐसे ऐसे खतरनाक वीड्स हैं जिसको किसान बहुत लंबे समय से लेकर आज तक उसका कंट्रोल नहीं हो पाया है। क्योंकि खरपतवार का जब चैप्टर आएगा तब हम बताएंगे कि खरपतवार को किस प्रकार से कंट्रोल किया जाता है। कुछ छोटी सी बात बता रहा हूं, उसको ध्यान रखना, क्योंकि ध्यान नहीं है तो आप नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। यदि खरपतवार की पहचान है किसान को, तो पहचान करने के बाद में कि इसका जो बीज या जड़ या तना किस माध्यम से प्रोपोगेशन करता है, प्रसारण करता है, यदि किसान को यह पता हो जाता है या पता चल जाता है तो उसका वो कंट्रोल कर लेता है। क्योंकि दवा से इतना लाभ नहीं होता है जितना किसान उसकी पहचान करके कर सकता है। तो ये ध्यान रखिए बेटा, जब वीड्स का चैप्टर आएगा मैं इसकी परिभाषा आपको बता देता हूं। देखना, वीड्स किसे कहते हैं? वे अवांछित पौधे जो बिना बोए ही खेत में उगाते हैं, जो किसान को लाभ की तुलना में हानि पहुंचा देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? वीड्स कहते हैं। तो यहां इस वीड्स को निकालने के लिए हम क्या करते हैं? अंतराकृषि करते हैं। अंतराकृषि के अंदर क्या होता है? निराई गुड़ाई करना होता है। देखिए इसमें निराई करते हैं तो अवांछित पौधे को बीन लिया जाता है, ठीक है, उसको निकाल दिया जाता है। किसको? अवांछित पौधे को, अर्थात खरपतवार को निकाल दिया जाता है। गुड़ाई का मतलब क्या होता है? भूमि की ऊपरी परत को तोड़ देते हैं। तो भूमि की ऊपरी परत तोड़ने से क्या होता है? भूमि में वायु का संचार अच्छा हो जाता है, भूमि में जल धारण करने की क्षमता अच्छी हो जाती है और भूमि के जो लाभदायक कीट हैं वो सही प्रकार से क्रिया करने लग जाते हैं। क्योंकि किसान के लाखों तादाद में मित्र हैं, एक कीट नहीं है। आप लोग बता रखा है, बहुत बड़ी बड़ी किताब में बता रखा है कि किसान का मित्र केचुआ है। नहीं, बहुत सारे केचुए से ज्यादा तो अन्य कीट भी हैं। क्योंकि हमारी मृदा के अंदर लाखों की तादाद में लाभदायक इंसेक्ट होता है। यदि लाभदायक इंसेक्ट नहीं हो तो किसान कितना भी बाहरी स्रोतों से न्यूट्रिएंट्स खरीदकर यदि मृदा में देवे तो भी कम रहता है बेटा। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिए, जो हम मृदा के अंदर जो प्रकृति द्वारा जो निःशुल्क उपहार दे रखा है उससे ही हमारा प्रोडक्शन अच्छा होता है। यदि हम बाहरी स्रोतों से यदि भूमि के अंदर या पौधों के अंदर उपलब्ध कराएं तो उसकी पूर्ति नहीं कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना बेटा, यहां पर समय रहते हुए किसान को निराई गुड़ाई का कार्य करना अति आवश्यक है। तो यहां पर मैं बोर्ड पर बता रहा हूं आपको कि पहली निराई गुड़ाई बुआई के, यहां पर देखना बुआई के कितना 20 कितना निराई गुड़ाई कब करेंगे? पहली बुआई के 30 से 35 दिन बाद, बुआई के 30 से 35 दिन बाद पहली निराई
गुड़ाई करें। दूसरी निराई गुड़ाई बुआई पहली निराई गुड़ाई के कितने दिन बाद में 30 से 35 दिन बाद में पहली निराई गुड़ाई कर दिया, और इसके बाद में दूसरी निराई गुड़ाई बुआई के 55 से 60 दिन बाद में। दूसरी निराई गुड़ाई है निराई गुड़ाई 55 से 60 दिन बाद करें। ये ध्यान रखना, क्योंकि यदि आप लोग इस समय से पहले कर लेते हैं या बाद में करते हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि पौधे नष्ट हो जाते हैं, पौधे अच्छी प्रकार से जड़ें नहीं जमा पाता है। तो ये ध्यान रखना, जो ये समय दे रखा है उसमें ही आप लोग निराई गुड़ाई करें। और खरपतवारों को नष्ट करने के लिए यहां पर देखना, ये देखिए खरपतवारों को, खरपतवार नियंत्रण के लिए यहां पर आपको अन्य फसलों में मैंने बताया है कि फ्लू क्लोरेलीन, ये देखिए आप लोग, फ्लू क्लोरेलीन 1 किलोग्राम सक्रिय फ्लू क्लोरेलीन, ठीक है ना बेटा, 1 किलोग्राम 1 kg 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व का छिड़काव करें। बुआई से पहले करना है, ये छिड़काव करें, अन्यथा बीज को डैमेज कर देगा ये रसायन, ठीक है ना। क्योंकि किसान को जो भी हर्बिसाइड्स या शाकनाशी उपयोग में ले रहा है तो उसके बारे में जानकारी होना जो बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे शाकनाशी होते हैं वो फसल को जला देते हैं, ठीक है। इसके बाद में देखना बेटा, हमारा अगला बिंदु है कौन सा, कीट एवं व्याधियां। ये देखिए आप लोग, कीट एवं व्याधियां यहां पर लिख रहा हूं, कीट एवं, देखना कीट एवं व्याधियां। कीट एवं व्याधियां, ठीक है। व्याधियां जिसको आप लोग कहते हैं पादप संरक्षण। क्या कहते हैं, पादप संरक्षण। संरक्षण का मतलब होता है बचाव करना, रोगों की रोकथाम करना, कीट का नियंत्रण करना, क्योंकि सारी बातें किसान सिस्टोमेटिक या वैज्ञानिक पद्धति का सहारा लेकर वो कार्य कर रहा है, फिर भी ये कीट एवं व्याधियां नुकसान कर जाते हैं। तो किसान को इनके बारे में बहुत अच्छी प्रकार से नियंत्रण करना है और रोकथाम करना है, ठीक है ना बेटा। इन कीटों के बारे में जानकारी रखना बहुत जरूरी है। पहला कीट आता है यहां पर, देखना अपन पादप संरक्षण करते हैं, कीट है, क्या करते हैं, कीट नियंत्रण। देखना आप लोग, पहला कीट है मोइला, देखना क्या है, मोइला। ये देखिए बेटा, मोइला, जिसको आप चेपा के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं, चेपा के नाम से। अपने साधारण भाषा में इसको अल के नाम से भी जानते हैं। किसान क्या कहता है, अड़ लग गया, क्या लग गया, अड़, ठीक है ना। यहां पर इसको वैज्ञानिक नाम कैसे बोलते हैं अपन, मोइला। तो देखना ये कीट दिखने में बहुत छोटा लगता है, ये कीट दिखने में छोटा होता है लेकिन काम बहुत खतरनाक करता है बेटा, ठीक है। तो ये देखना, यह कीट
पौधे के कोमल भागों का रस चूस कर पौधे को सुखा देता है या कमजोर कर देता है। ये दोनों काम करता है, कमजोर भी कर देता है और सुखा भी देता है, ठीक है ना। ये पौधे का रस चूस कर पौधे को सुखा देता है। इसके नियंत्रण के लिए आप लोग कीजिए बेटा नियंत्रण। क्या है इसका नियंत्रण? नियंत्रण। नियंत्रण के अंदर आप लोग एंडोसल्फान ले सकते हैं, तो ये ध्यान रखना बेटा। मोइला के लिए आप लोग एंडोसल्फान ले सकते हैं, डाइमिथोएट ले सकते हैं, मेलाथियोन ले सकते हैं। ये 2-3 दवा हैं, आपको याद करना बहुत जरूरी है। तो यहां पर मैं इसका नियंत्रण के लिए डाइमिथोएट 30 cc, डाइमिथोएट मिथोएट 30 EC, ठीक है ना। 1 ml प्रति लीटर पानी में, क्योंकि मात्रा का पता होना बहुत जरूरी है, पानी में घोलकर छिड़काव करें, घोलकर छिड़काव करें। किसान को आशातीत लाभ प्राप्त होगा, छिड़काव करें, ठीक है बेटा। ये देखिए जो मोइला कीट है उसके बारे में आपने देखा है कि इसके नियंत्रण के लिए डाइमिथोएट 30 cc 1 ml प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें, या आप लोग मेलाथियान ले सकते हैं। मेलाथियान में कितनी मात्रा लेंगे? 1 ml प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। मेलाथियान भी ले सकते हैं आप लोग बेटा। इसके बाद में देखना तना छेदक, इसके अंदर तना छेदक भी लगता है। तो ये कीट क्या करता है? तने में सुरंग बनाकर बीज को खा जाता है। देखना बीज तक पहुंच जाता है, नुकसान करता है ये। इसके बाद में रोग देखना बेटा, रोग देखिए, रोग ये देखिए रोग। रोग में पहला रोग है छाछिया। क्या है? छाछिया। देखना मैं लिख रहा हूं छाछिया, छाछिया रोग, क्योंकि अपने किसान का शब्द है यहां पर। छाछिया लिखा है आपके बोर्ड सिलेबस में, लेकिन इसको हम पाउडर मिडलू के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? पाउडर मिडलू, ठीक है। जिसको आप कह सकते हैं चूर्णी फफूंद रोग। क्या कहते हैं? चूर्णी फफूंदी रोग। यह रोग कवक के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा होता है। इस रोग का आक्रमण होने पर पौधे की पत्तियों एवं जो बीज की जो छतरी होती है और तने के ऊपर सफेद पाउडर जम जाता है, ठीक है ना। ये कहां का जम जाता है? पौधे पर, संपूर्ण पौधे पर। तना भी आ गया, पत्तियां भी आ गई, और साथ के अंदर जहां इसके बीज के निर्माण जो छतरी होती है उसके ऊपर भी क्या होता है? ये कवक आक्रमण कर लेता है और बीज को वह पौधे को कमजोर कर देता है। यदि ये रोग प्रकोप कर लेता है तो बीज की गुणवत्ता खराब कर देता है, जिससे किसान को भाव या कीमत कम मिलती है। इसलिए ध्यान रखना बेटा, ये रोग, इस रोग का प्रकोप तब होता है जब वातावरण गंदा हो जाता है, अर्थात मौसम में नमी हो जाती है, अर्थात बादल छाए रहते हैं। इस कारण इस रोग का प्रकोप हो जाता है। तो ये ध्यान रखना बेटा, इस रोग की रोकथाम के लिए आप लोग गंधक चूर्ण 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से छिड़काव करें, बुरकाव करें, ठीक है ना। तो यहां पर देखना रोकथाम के अंदर, रोकथाम के अंदर देखना बेटा, गंधक 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर
के हिसाब से बुरकाव करें, ठीक है ना, बुरकाव करें। या आप लोग केराथिन का स्प्रे कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में अगला रोग है झुलसा। कौन सा रोग है? झुलसा रोग है बेटा। दूसरा रोग लिखिए झुलसा रोग। झुलसा इस रोग के बारे में जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं, जिसको आप ब्लास्ट कह सकते हैं अंग्रेजी के अंदर, अंग्रेजी की स्पेलिंग है ब्लास्ट, हिंदी में इसको झुलसा रोग कहते हैं। इस रोग का आक्रमण होता है या हो जाता है तो पौधा मुरझाकर सूख जाता है या झुलस जाता है। कैसा हो जाता है? झुलस जाता है। तो इसकी रोकथाम के लिए आप लोग क्या करेंगे? रोकथाम देखना बेटा, रोकथाम 2 ग्राम मैनकोजेब प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करें। ये ध्यान रखना, 2 ग्राम मैनकोजेब 2 ग्राम मैनकोजेब प्रति केजी बीज को उपचारित करें, ठीक है ना। क्योंकि कल भी बताया था मैंने, ये भी आप लोग किसी भी रोग में, किसी भी इंसेक्ट में काम ले सकते हैं मैनकोजेब को। ये भी कवक नाशी है, ये भी मैनकोजेब देखना। 2 ग्राम मैनकोजेब प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब या दर से हिसाब से उपचारित करें, ठीक है बेटा। आगे रोग है, उसका नाम है उकटा या विल्ट डिजीज। उकटा या विल्ट डिजीज, या इसको हम मुरझान बिंदु रोग कहते हैं। इस रोग का आक्रमण होने पर पौधा सूख कर नष्ट हो जाता है। ये रोग जड़ों में लग जाता है और जड़ को सड़ा देता है। कुछ समय बाद में पौधा मुरझाकर नष्ट हो जाता है। तो इसको ध्यान रखना आप लोग। ये भी एक कवक के द्वारा होता है और इस रोग की रोकथाम के लिए सबसे बढ़िया बात यह है कि भूमि में नमी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, भूमि में जल निकास की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए और बीज को देखना यहां पर रोकथाम बीज को बोने से पहले बीज को बोने से पहले 2 ग्राम बावस्टीन प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करके बुआई करें। ये देखिए बेटा, ये देखिए बीज को बोने से पहले 2 ग्राम बावस्टीन, क्योंकि ये फंगिसाइड्स है, प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करके बुआई करें, ठीक है ना। इसके बाद में देखना आपका अगला बिंदु है हार्वेस्टिंग, कटाई करना। देखना क्या है अगला बिंदु, क्या है बेटा? कटाई करना। क्या है? कटाई करना। देखना कटाई करना, कटाई, ये देखिए। तो यहां पर जीरे की फसल
90 से कितने दिनों में? 135 दिन। 90 से 135 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं, तैयार हो जाती है। ठीक है बेटा, इस अवस्था में आप लोग तेज धारदार दराती से काटकर छोटे छोटे बंडलों में सुखा लिया जाता है। उसके बाद में हम मंडाई करते हैं। मंडाई में क्या होता है बेटा? मंडाई में जो बंडल है वो सूखने के बाद में हम क्या करते हैं, उसको धीरे धीरे डंडों की सहायता से पीटकर इसके भूसे से जीरे को अलग कर लेते हैं। मीन्स चारे से जीरे को अलग कर लिया जाता है और अलग करने के बाद में हम क्या करते हैं, भंडारण करते हैं या फिर बोरियों में डालकर भंडारण कर देते हैं। ठीक है ना? भंडारण के अंदर अगर अधिक नमी रह जाती है तो जीरा, जो जीरे में है विभिन्न प्रकार के इंसेक्ट लग जाते हैं, जीरा खराब हो जाता है। इसके बाद में अगला बिंदु है उपज। क्या है? उपज। तो यहां पर देखना, अगला हमारा बिंदु है उपज। देखिए यील्ड, तो यहां पर इसकी उपज है 6 से 10 क्विंटल, 6 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टर उत्पादन प्राप्त होता है। तो ये ध्यान रखना बेटा, यहां पर आपको जो इस फसल के जो बिंदु हैं, जो शेष बिंदु रह गए थे, वो आज इस वीडियो में आप लोग देखना, इसको अच्छी प्रकार से उतारना और उतारने के बाद में याद करना बेटा। तो देखना बेटा, मैं आशा करता हूं ये आज का जो ये वीडियो है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसके लिए आप लाइक करना, कमेंट्स करना और बेल आइकन को दबाना, और साथ में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।